करनी है। The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin, 1 atm pressure. After combustion, CO2G and H2O liquid are produced and C260.70 kilojoule heat is liberated. Calculate standard enthalpy of formation of benzene. Standard enthalpy of formation of benzene. So स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपको ये इक्वेशन चाहिए। सभी एलिमेंट्स जो हैं कंपाउंड के 1 मोल फॉर्मेशन में दे हैव टू बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ज्यादातर लोग ये समझते हैं बेंजीन गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट बेंजीन इज अ लिक्विड। बेंजीन एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। आफ्टर कंबशन, देखिए कंबशन वाली इक्वेशन में लिख सकता हूँ C6H6 लिक्विड। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन 1 atm आफ्टर कंबशन। भाई कंबशन होगा तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में होगा, यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। CO2G and H2O liquid are produced and C267.0 kilojoule heat is liberated, यानी कि जो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा CH0, दैट मीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वो कितना, देखिए माइनस का लिखूंगा मैं, क्योंकि कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। सो ये इक्वेशन हमें मालूम चल गई है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये हमें पता करना है। गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O लिक्विड आर गिवन। तो ये कैसे निकाल पाएंगे हम, जब ये इस तरह से एलिमेंटल फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। ये ग्रेफाइट की फॉर्म में हम लेते हैं, आप सभी को मालूम है। सो हियर फॉर H2 we will take H2G and half O2G। इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। देखिए जो CO2 का है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2G इज इक्वल टू -393.5 kilojoule per mole, and for water it is given standard enthalpy of formation of H2O liquid is -285.83 kilojoule per mole. Now we label these equation as equation first, equation second and equation third. With the help of these three equations we will finalize this equation, and then we get standard enthalpy of formation of benzene which exists in liquid state at room temperature. Carbon we need in left hand side, on left hand side. So this carbon is on left hand side in equation second, but here 6 moles are there, here is only 1 mole. So what we do, we multiply equation second by equation by 6. Equation second should be multiplied by 6. Then we need 3H2 left hand side. In equation third, H2 is there left hand side, but it is only 1 mole, so you need 3 moles. So 3 multiply equation third, and what else, C6H is liquid you need on right hand side. तो ये लेफ्ट में है फर्स्ट इक्वेशन में, सो यू विल सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, सिंपली यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। When you will do so, you will get standard enthalpy of formation of benzene in liquid state। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए what you are going to do, 6 into इक्वेशन सेकंड के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है दैट इज 393.5 प्लस 3 into इक्वेशन थर्ड -285.83 minus equation first, that is -3267.0. This will give you standard enthalpy of formation of
बेंजीन लिक्विड, तो कितना आंसर आ रहा है ये 48.51 किलो जूल पर मोल। ये आपने चेक कर लिया आंसर नहीं आ रहा है, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट दिस आंसर। ये बेंजीन वाली इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी होगी ना, तो ये 15/2O2 आ जाएगा, 6CO2 3H2O, तो ये भी 15/O2 है, ये सब कैंसिल हो रहा है देखिए, है ना। और देखिए 3H2G लेफ्ट में ये ऐसे ही आ गया, और ये 3H2O लेफ्ट में राइट साइड में, और ये 3H2O माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 6CO2 माइनस 6CO2 प्लस ये कैंसिल हो गए, और ये जो बेंजीन है माइनस का जब राइट साइड में लिखोगे तो इट कम्स इन द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, राइट। सो इट इज 60 ऐसे लिक्विड, और जब आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए निकालेंगे, उसके लिए जरूरी है कि जो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो दे मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard state. Standard state means a substance should be at a specified temperature and its pure form at 1 bar. किसी भी सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसका मतलब है कि उसकी प्योर फॉर्म जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो और प्रेशर कितना हो 1 बार। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी आपने देखा, हम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को यूज करके पता कर सकते हैं। ऐसे ही आप अभी आगे सीखेंगे कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आप बॉन्ड एंथैल्पी को यूज करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं। वो अभी आगे कुछ टॉपिक्स में आने वाला है। तो एक तो हमने सीखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को यूज करके हम किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और आगे आप सीखेंगे बॉन्ड एंथैल्पीज का यूज करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हम कुछ बहुत ही सिंपल से टर्म्स पढ़ेंगे। एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। तो उसमें से पहला हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि 1 मोल के लिए है डिफाइन, क्योंकि अगर हमें कंपेयर करना है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए सॉरी, तो हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। सभी के लिए एक ही कंडीशन हो, क्या कंडीशन हो कि द एनर्जी, जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जो कि सॉलिड स्टेट में हो कंप्लीटली उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें, और इसमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एंथैल्पी चेंज हो, वो कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन फ्यूजन कब होगा? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड completely into its liquid state when completely into its liquid state at its melting point। या फिर ऐसे बोल सकते हैं the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion। ये जाहिर सी बात है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। So all enthalpies of fusions are positive. Enthalpy of fusions can never be negative in magnitude। देखिए यहाँ पे कुछ substances का इन्होंने enthalpy of fusion दिया है कि जैसे H2O लिक्विड को जब आप कन्वर्ट करेंगे 1 मोल लिक्विड फॉर्म में, H2O सॉलिड को कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे H2O लिक्विड में, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है? 6.01 है। आप देख सकते हैं NaCl आयनिक क्रिस्टल है, इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा तब जाके ये कन्वर्ट हो पाएगा। इसी तरह से और टर्म है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी बिल्कुल वैसे ही हम डिफाइन करेंगे जिस तरह से हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। उसमें हमने 1 मोल सॉलिड लिया था और इसमें हम क्या लेने वाले हैं? हाँ, 1 मोल लिक्विड। The enthalpy change take place to convert 1 mole of a liquid
to completely in its vapor form at कब? At its boiling point. कोई भी लिक्विड बॉइल कब होगा? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कब होगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वही हम बात यहाँ कर रहे हैं। इट इज द एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ए लिक्विड completely into its liquid state at its boiling point is called standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. It is noted by delta Web H naught. यहाँ पे H enthalpy, delta change, Web vaporization और delta किसके लिए? स्टैंडर्ड के लिए। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज के साथ लिखा गया है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature. ये constant temperature क्या होगा? उसका boiling point. And under standard pressure is called standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। Now next is standard enthalpy of sublimation. इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी 1 मोल सॉलिड को कंप्लीटली डायरेक्टली उसकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते, हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या सब्लिमेशन जो होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर आपको मालूम है हमेशा 1 बार ही लिया जाता है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं डेल्टा सब एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें हमसे बोला गया है अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। एक स्विमर है जो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है, उसकी बॉडी पर जैसे आप नहा करके आते हैं तो आपके ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉपलेट रह जाती है, तो जो वाटर की अमाउंट है, वाटर की जो लेयर है उस स्विमर के ऊपर कितने की है? 18 ग्राम की है। अब उसे एवोपरेट करना है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवोपरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। इस पूरे 18 ग्राम वाटर को 18 ग्राम वाटर को एवोपरेट करने के लिए कितनी हीट सप्लाई की जानी चाहिए? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। इंटरनल एनर्जी मींस डेल्टा यू आपको पता करना है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन दिस मच। हाँ, ये एंथैल्पी चेंज हमें पता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें पता है। तो देखिए क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी पूछा है और एंथैल्पी चेंज दिया है, तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये तो यूज करते हो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो इसको ऐसे करके लिख लिया है, यू इधर ले लिया और ये रिलेशन क्या जाएगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। हमने क्या किया? डेल्टा यू लिख लिया इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हें दी गई है, दिया ना 44 पॉइंट समथिंग, और आर की वैल्यू आपको पता है और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। केवल एक चीज डेल्टा एन जी निकालना है, वो कहां से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। We can represent the process of evaporation as H2O लिक्विड को completely H2 को G में कन्वर्ट करना कब? जब इसका 1 मोल को डायरेक्टली 1 मोल में कन्वर्ट करना, वही तो कहलाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपके पास इस बार जो वाटर की अमाउंट है कितनी? 18 ग्राम है, और उसके अगर मोल निकालो कितना आएगा? एग्जैक्टली 1 मोल। यानी कि इस इक्वेशन के लिए ही एंथैल्पी चेंज हमें दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हमें एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है
हीट सप्लाई टू इवेपोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो यह 1 मोल है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 36 ग्राम होता, 2 मोल्स के लिए होता, 1 मोल के लिए इतना, तो 2 मोल्स के लिए कितना वो निकाल लेते। लेकिन अभी यहाँ पे हमें 18 ग्राम ही दिया है, यानी कि 1 मोल ही दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से कर पा रहे हैं। Assuming steam behaving as an ideal gas, तो देखिए डेल्टा एन जी की बात कर रहा था मैं आपसे, ये गैसेस स्टेट कितना, गैसेस में कितना 1 मोल, यहाँ कितना है 0 मोल, तो 1 माइनस 0 डेल्टा एन जी कितना आ गया 1। अब सब चीजें आपके पास आ गई। 44.01 ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन गिवन है 298 केल्विन पर, माइनस दिस इज 1, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लगाया है, क्योंकि ये जो हीट है ना ये भी किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू हम ये वाली लगाएंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन ये क्योंकि किलो जूल में यहाँ छोड़ा हुआ है, तो इस आर की वैल्यू को भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ये जो कि ना 10⁻⁻3, ये इसलिए किया है कि ये जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, ये किलो जूल पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू क्या रखी है किलो जूल में रखी है इन्होंने। हम चाहते तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते 44 को, तो हम इसको फिर ऐसे छोड़ लेते 8.314 को, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इससे नहीं करते, ठीक। और ये टेम्परेचर मालूम है आपको 298 केल्विन। ये जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर 18 ग्राम ऑफ वाटर और फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर फॉर्मूला हमें पता है तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक बार, assuming the water vapor to be perfect gas, calculate the internal energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 bar pressure is converted to ice। हमें इंटरनल एनर्जी चेंज यहाँ पे कैलकुलेट करना है कब, जब हम 1 मोल ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है और 1 बार प्रेशर है, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जो 1 मोल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर पर है, उसे हम डायरेक्टली 1 मोल आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले हमें इस 1 मोल 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करना होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में, फिर हम इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में। तो यहाँ पे 2 स्टेप होने। अब गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल। आप देख सकते हैं जब आप इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को कन्वर्ट करते 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में जो कि 1 मोल ही है, तो वो वैल्यू कहलाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में। तो जो भी हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया होगा उसका नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, क्योंकि प्रोसेस कैसा होगा एक्सोथर्मिक, तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में कन्वर्ट होगा। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखी है आपको 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट supplied to a system to the specific amount of a system to raise the temperature by 1 degree Celsius। तो ये हीट कैपेसिटी दे रखा है C is equal to Q upon delta T into small w। यहाँ पर C हीट कैपेसिटी है, Q अमाउंट ऑफ हीट है और W ग्राम ऑफ सब्सटेंस है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हमें हिंट भी दिया है, द चेंज टेक्स प्लेस एज फॉलोज। पहले स्टेप में क्या करने वाले हो, स्टेप 1 में 1 mole of H2O liquid which is at 100 degrees Celsius will convert into 1 mole liquid at 0 degrees Celsius। और इसमें मान लीजिए एंथैल्पी चेंज कितना है डेल्टा H1। और स्टेप 2 में जो 1 मोल H2O लिक्विड जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसे कन्वर्ट करना है आपको 1 मोल H2O सॉलिड आइस में which is at 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज लेट्स से डेल्टा H2। तो टोटल एंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, दोनों स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये डेल्टा H2 तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, जिसे आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल सकते हो, का रिवर्स नेगेटिव साइन, रिवर्स का मतलब है नेगेटिव साइन, वो दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं,
अब डेल्टा H1 कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर क्यू क्या है, कांस्टेंट, ये देखिए जितना प्रोसेसर है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, 1 बार ही है, तो इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी हम लिख सकते हैं। ये जो हीट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी, C इंटू स्मॉल w इंटू डेल्टा टी, वही हमने किया है। ये आ गया हमारे पास स्मॉल w, राइट, और ये हमारे पास आ गया 4.2 हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, और चेंज इन टेम्परेचर 100 टू 0, देखो 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करें ना, 100 माइनस 0 कितना आ गया, 100 आ गया। अब क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हीट रिलीज होगी, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन पहले ही ले लिया गया है। प्लस डेल्टा H2, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तुम्हें दिया हुआ है, ये 6 किलो जूल पर मोल, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट द टोटल एंथैल्पी चेंज। ये देखिए आप, माइनस 7.56 किलो जूल पर मोल प्लस माइनस 6 किलो जूल पर मोल, इसको माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का रिवर्ट हो रहा है ना, तो माइनस का साइन हम यूज करेंगे, टोटल एंथैल्पी चेंज कम दिस वन। अब यहाँ पे एक बात आपको सीखनी है, इस पूरे प्रोसेस में जब हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में, तो यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज नेग्लिजिबल है, क्योंकि डेफिनेशन में हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ए लिक्विड टू कंप्लीटली इट्स 1 मोल ऑफ वेपर फेज, इस तरह से। तो सर इसलिए नेगेटिव मतलब कांस्टेंट। इसलिए जो P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा NGRT की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे PV की जो वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम है, दैट विल बी 0, और इसीलिए डेल्टा NGRT भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो रिलेशन है आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, तो इसमें क्योंकि डेल्टा NGRT की जो वैल्यू है वो P इंटू डेल्टा V की तरह 0 हो जाएगी, इसीलिए डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो ये आपका माइनस का आंसर हो जाएगा 13.5।